नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। शनिवार को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा हो गया और शनिवार को ही सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी और उसके जो नेता थे उनके बीच और सरकार के बीच बातचीत होती है और उस बातचीत में सरकार सीजेपी नेताओं की तीनों मांगों को मान लेती है। उस दिन बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि अब शायद आंदोलन खत्म हो जाएगा और अब देश की संसद युवाओं के लिए, जेनजी के लिए, उनकी बेहतरी के लिए चर्चा करेगी और कानून पास करने के लिए, नकल रोकने के लिए कड़ा कानून पास करने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एकजुट होकर के काम करेंगी। लेकिन जो लोग ऐसा सोचते थे, जिन लोगों को लगता था कि सीजेपी की 3 मांगे मानने के बाद यह देश युवाओं के, जेनजी के मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा करने लगेगा, वो सभी लोग गलत साबित हुए। भारत के विपक्ष ने उनको एक बार फिर गलत साबित कर दिया और कारण बड़ा साफ सा है। ये जो सीजेपी का प्रदर्शन था, ये भले ही युवाओं के मुद्दे पर था, नीट के मुद्दे पर था, लेकिन जब इस प्रदर्शन में पॉलिटिकल पार्टियों की एंट्री हुई तो उनके जो लक्ष्य थे या उनके जो हित थे वो जेनजी या फिर युवाओं के या फिर परीक्षाओं के मुद्दे नहीं थे। उनके मुद्दे और उनके मसले दूसरे थे और यह बात आज साफ हो गई, क्योंकि शनिवार को जब ये तीनों मांगे मान ली गई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, तो आज संसद को बाकायदा जो नया कानून था नकल रोकने के लिए, जो नया कड़ा कानून था, आज संसद को उस पर चर्चा करनी थी। 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जितनी देर चाहते विपक्षी पार्टियां, सरकार उतनी देर चर्चा करने के लिए तैयार थी। लेकिन आज संसद का एक और दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज भी संसद में कोई कामकाज नहीं हो सका। जो परीक्षाओं को लेकर सरकार कड़ा कानून बनाना चाहती थी, वो कड़ा कानून नहीं बन सका, क्योंकि आज विपक्ष ने एक बार फिर यू टर्न मारा। वैसे यू टर्न की महारत अब तक अरविंद केजरीवाल को हासिल थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब होड़ लगी है कि कौन यू टर्न ज्यादा मारता है। तो आज समूचे विपक्ष ने एक यू टर्न मारा और विपक्ष ने न सिर्फ आज एक नई डिमांड्स कर दी, बल्कि E20 एथेनॉल का जो मामला है, एक पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी ने तो बाकायदा उसके लिए आंदोलन शुरू करने की धमकी दे दी। तो अब देश की जनता को यह तय करना है कि क्या वास्तव में विपक्षी पार्टियां जो सीजेपी के समर्थन में आई थी, उनके लिए मसला स्टूडेंट्स थे, उनके लिए मसला परीक्षाएं थी, उनके लिए मसला दरअसल जो है वो जेनजी थी, या उनके लिए मसला उनकी राजनीति चमकाने का था। आज दो टूक में इस पर चर्चा जरूरी है और इसीलिए आज मेरा विषय मांगे स्वीकार, फिर क्यों संसद में तकरार। अरे भाई, आपने 3 डिमांड्स रखी थी, तीनों डिमांड स्वीकार कर ली गई, उसके बाद सवाल यह उठता है उसके बाद संसद में टकराव क्यों हो रहा है। आज दो टूक में इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं विपक्ष के नेता और संसद में कैसे हंगामा हुआ, वो भी देखिए। आपने आश्वासन भी दिया कि पर्याप्त समय देंगे, तो फिर यह चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहे हैं। ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है और इतना इम्पोर्टेंट बिल, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जैसे बिल को चर्चा के लिए रोकना, ये बहुत गलत मैसेज भेज रहा है। एफआईआर फाइल कर रहे हैं बिहार में, बंगाल में स्टूडेंट्स के खिलाफ, ये मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है अभी, तो मतलब फिर फायदा क्या हुआ। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल, अराजकता का माहौल, एनार्की का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। ये बहुत ही आपत्तिजनक है
और हम अपील करना चाहेंगे कि राहुल गांधी के इस ट्वीट को, राहुल गांधी के इस वक्तव्य को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया जाए। सवाल इतना बड़ा है कि नीट में बच्चों की जान चली गई। आपने आश्वासन दिया बच्चों को केस मुकदमे नहीं लगेंगे, पर मुकदमे लग रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो पुलिस जा रही है उनके घर पे। तो क्या आश्वासन था आपका? ये चर्चा क्या करेंगे? पेपर लीक के तो खुद बादशाह है ना। सीडी देशमुख 1956 में जब इस्तीफा दिए वित्त मंत्री के तौर से, तो वो यूजीसी के चेयरमैन बने। उन्होंने लिखा कि मेडिकल कॉलेज का जो है एडमिशन कांग्रेसी अपने मन से करते हैं। मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में जो है महिलाओं को लेकर चलते हैं। शिवाजी पाटिल नीलंगेकर जो है अपनी बेटी को उन्होंने मार्क्स बढ़ा दिया, फेल लड़की को जो है पास करा दिया। आपको पता है उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो ये खुद ही चोर है। कांग्रेस को कोई मॉरल है इन सारे चीज़ों पर बात करने के लिए? इसीलिए भड़क रहे, भाग रहे हैं। उनको पता है कि चर्चा में ये सारी बातें आएंगी तो एक्सपोज हो जाएंगे। हमारी मांग बहुत स्पष्ट है। गृह मंत्री को सदन में आकर बयान देना होगा। छात्रों की आवाज़ सुननी होगी जो विपक्ष के माध्यम से यहाँ उठाई जा रही है, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे, इसलिए संसद फिर नहीं चल पाया। न शिक्षा के किसी व्यापक परिवर्तन में सुझाव देना चाहते हैं, न उसकी गुणवत्ता में, न इस कठोर कानून के। इससे साफ है कि आपको छात्रों की न भविष्य की चिंता है, न छात्रों के हितों की चिंता है, न उनके लिए कोई दिलचस्पी है। केवल आप राजनीति कर रहे हैं। तो चलिए, ये हमने आपको तमाम आज नेता क्या कह रहे थे संसद में और किस तरह से जो है संसद में आज एकदम एक बार फिर गतिरोध बना रहा, वो सब आपको दिखाया। हालांकि ऐसा सूत्रों से जानकारी आ रही है कि कल संभवतः इस पर चर्चा हो जाए। जो नया कानून सरकार लाना चाहती है, कड़ा कानून है, बहुत कड़ा कानून है, शायद कल चर्चा हो जाए तो ये पारित हो जाए। लेकिन इसको लेकर विपक्ष की ओर से जो बातें आ रही हैं, विपक्ष कल सुबह अपनी स्ट्रैटेजी तय करेगा। जाहिर सी बात है, नफा नुकसान का आकलन किया जाएगा कि अभी जो है सरकार का साथ देना है, नकल विरोधी कानून को पास कराना है, या अभी कुछ और राजनीति करनी है। इस पर कल सुबह चर्चा होगी, उसके बाद कर लेंगे। नकल कोई अगर मुद्दा होता तो खैर आज ही चर्चा हो जाती थी। बहरहाल इस सब पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज 4 मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े। आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ निखिल जैन जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। मेरे साथ पूजा मिश्रा जुड़ी हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ प्रोफेसर पवन चौरसिया जुड़े हुए हैं, वो DU में प्रोफेसर हैं, शिक्षाविद हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ कुछ ही देर में प्रेम शुक्ला जी भी जुड़ेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। लेकिन मैं आज शुरुआत निखिल जैन, पूजा मिश्रा जी, आप दोनों से कर रहा हूं। दोनों को 1.5 मिनट दे रहा हूं और उसके बाद आज की डिबेट को मैं आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहले निखिल जैन आपसे। निखिल जैन, मेरे पास ये कॉकरोच जनता पार्टी की डिमांड लिस्ट है, उनका चार्टर है कॉकरोच जनता पार्टी का, जिसमें 3 मांगें उनकी साफ तौर पर लिखी हैं। ये 3 मांगें उनकी थी और उन्होंने कहा ये 3 मांगें होनी चाहिए। तीनों मांगें शनिवार को सरकार ने मान ली। मेरे पास ये जो है एक राहुल गांधी जी का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके इस्तीफे से पहले तब संसद तब चलेगी जब इस्तीफा होगा। मेरे पास मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान है, वो कह रहे हैं कि जब इस्तीफा होगा धर्मेंद्र प्रधान का तब संसद चलेगी। अब एक नई डिमांड आ रही है, क्या राजनीति है ये? 1.5 मिनट आपके। अशोक जी, ये वो नीति है जहां पे जनता की, छात्रों की, युवाओं की आवाज मुखरता से देश का विपक्ष उठा रहा है। अगर देश के विपक्ष को ये दिख रहा है कि किस तरीके से युवकों पे, युवतियों पे बर्बरता करी गई, पुलिस ने टीयर गैस शेल चलाए, पेलेट गन चलाए, लाठी मारी, सर फोड़ दिए, महिलाओं के, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स में लाठियां मारी गई, इन सारी चीजों की वीडियो है, ये देश ने देखा है। अगर विपक्ष आज सवाल पूछ रहा है, विपक्ष कह रहा है कि होम मिनिस्टर इस पर जवाब दें, दिल्ली पुलिस कमिश्नर का अगर इस्तीफे की कोई मांग कर रहा है तो ये जायज मांग है। अब आप कहते हैं कि CJP ने तो 3 मांग करी थी, सरकार ने वो 3 मांग मान ली। पहली बात, सरकार ने कहा है हम मान लेंगे, और चौथी भी एक मांग भी थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितेंद्र सिंह जी ने और JP नड्डा जी ने मानी थी कि सब पे FIR वापस ली जाएंगी और उन राज्यों में भी FIR वापस ली जाएंगी जहां पर BJP या उनके अलायंस पार्टनर्स की सरकार है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? बिहार में बच्चों को उठाया जा रहा है, अरेस्ट करा जा रहा है, डिटेन करा जा रहा है, बंगाल में करा जा रहा है, दिल्ली में करा जा रहा है। अब आके कोई बोल देगा ये उपद्रवी हैं, चलिए बहुत बात है, उपद्रवियों पे तो कार्रवाई करनी चाहिए।
लेकिन उन लोगों से भी पूछताछ करी जा रही है जिन्होंने स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करा था जंतर मंतर का और कहा था कि कोई प्रदर्शनकारी मिले तो उन्हें खाना दे दो। अब अगर एक प्रदर्शन में कोई छोटी सी आर्थिक सहायता करता है या खाना पहुंचाता है, पानी पहुंचाता है, आप उनको टेररिस्ट बना के उनको एफआईआर करेंगे या क्या करेंगे? क्या होम मिनिस्टर ने अभी तक जवाबदेही दी है कि किसके आदेश पे पैलेट गन चली, किसके आदेश पे इस तरीके से बर्बरता करी गई? इनका तो कोई जवाबदेही नहीं है। तो सीजेपी ने भले ही अपने आंदोलन से पीछे हट गए हो, लेकिन राहुल जी, अखिलेश जी, देश का समूचा विपक्ष इससे पीछे नहीं हटेगा। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही तय करेगा। ओके, तो भाई सीजेपी अपनी बात से हट सकता है, राहुल गांधी जी थोड़ी हट सकते हैं। वो कह रहे हैं कि तो सीजेपी हट गया लेकिन राहुल गांधी हट चुके हैं। इस बीच ये जो कुछ हुआ, जो आपने देखा, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, उसको लेकर अब दरअसल जो लड़ाई है ना, अब वो लड़ाई वो शुरू हो गई है कि किस तरह से क्रेडिट लिया जाए। क्योंकि आज जो है दिल्ली के अंदर बाकायदा पोस्टर लगा दिए गए कि भाई राहुल गांधी धन्यवाद। मतलब हम तो ये सोच रहे थे कि ये जो प्रोटेस्ट है सीजेपी का है, हम तो ये सोच रहे थे कॉकरोच जनता पार्टी जो है उसने जो है सरकार को ये इस्तीफे के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन आज जो पोस्टर लगे दिल्ली में वो लगा राहुल गांधी जिंदाबाद और राहुल गांधी शुक्रिया, क्योंकि राहुल गांधी ने ये सब कुछ करके दिखाया। तो इसी से पता चलता है कि दरअसल किसके लिए क्या मुद्दे हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इससे पहले मैं प्रेम जी के पास आऊं, 1.5 मिनट मैं विपक्ष को एक बार फिर दे देता हूं, पूजा मिश्रा जी को, उनकी भी बात सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा और उनको क्या लगता है कि भाई संसद क्यों नहीं चली, आज कानून क्यों नहीं बना। अगर सब कुछ तय हो गया था और अगर इस्तीफे की बात थी और सीजेपी के प्रोटेस्ट की बात थी, तो सीजेपी ने तो सारी मांगे मानने के बाद ये कह दिया कि हमारा आंदोलन जो खत्म हो गया। फिर उसके बाद विपक्ष को ऐसी कौन सी चीज़ थी कि जो विपक्ष को एक नकल विरोधी कानून जो है वो बनाने से रोक रही है? आपको नमस्कार अशोक जी। अभी जो है 2024 में जब पेपर लीक हुआ था तो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट आया था 2024, वो भी इसीलिए आया हुआ था कि इसके बाद में पेपर लीक नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि 2026 में फिर सदन में कहा जा रहा है कि पेपर लीक का जो मेन कारण है वो ये है कि लॉ नहीं होना, जबकि मेन कारण ये है कि उसका जमीन पर एनफोर्समेंट में नहीं होना। 2024 से लेकर 26 तक अगर एनफोर्समेंट हुआ होता तो 2026 का लीक हम नहीं देख रहे थे। आपने कहा कि हम यू टर्न ले रहे हैं, पहले हमारे मुद्दे दूसरे थे, अब जाकर के मुद्दे दूसरे नहीं। 20 जुलाई 2026 को अगर ये एक्सट्रीम जाकर के लाठी चार्ज नहीं किया गया होता, बर्बरता नहीं की गई होती, पैलेट्स गन नहीं चलाए गए होते, बिहार में AK-47 नहीं चलाया गया होता, उत्तर प्रदेश में क्राइम ब्रांच जा करके छात्रों को हॉस्टल से डिटेन नहीं कर रही होती, कल डिटेन किया, आज डिटेन किया, उनको जबरदस्ती उठा ले जा रही है, तो ये मुद्दा नहीं होता। ये मुद्दा इसीलिए बन रहा है आज के समय में कि ये नीड ऑफ एन आवर है। जो छात्र है जो प्रोटेस्ट करके अब उनको फोकस करना चाहिए पढ़ाई करने पे, अब उनको ये देखना पड़ रहा है कि कब उनके यहाँ पे पुलिस आ जाएगी, कब उनके घर पे पुलिस आ जाएगी, कब वो गए हुए मार्केट से सब्जी लाने के लिए और उनको वहां से पुलिस उठा ले जाएगी। तो उस पर डिस्कशन होगा। जब हम प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करते हैं छात्रों की, तो पहले उनकी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है, उनका मेंटल पीस ज्यादा जरूरी है। कौन सी बात हो जाती है कि नहीं धरना खत्म हो गया, आपने एश्योर कर दिया, एश्योर से कुछ मतलब नहीं होता है। उसका जो एक्शन जो दिखना चाहिए वो बोलने से नहीं होता कि आपने बोल दिया। और इसीलिए हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में ये डिस्कशन हो ताकि छात्र बिल्कुल सुकून से अपनी पढ़ाई करें, आगे बढ़े, फिर आगे जाकर के हम लॉ पे करें। लॉ तो ऑलरेडी बना था 2024 में, बट दैट डिडंट वर्क। ओके, आप दोनों के 1.5 मिनट हुए। आप लोगों ने छात्रों पर जो है पुलिस अत्याचार कर रही है, उनको डिटेन किया जा रहा है और साथ साथ ये कि भाई लाठी चार्ज हुई, ये सारे मुद्दे उठाए। मुझे लगता है प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब देंगे। प्रेम शुक्ला जी, भाई इस्तीफा हो गया, सीजेपी ने कहा भाई 3 मांगे थी, उनकी मांगे हो गई, वो लोग होटल्स में पार्टी वार्टी कर रहे हैं, जुम्मा चुम्मा दे दे गाने पर डांस कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि भाई ये सारे मुद्दे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, जब तक आप इन सबको नहीं सॉल्व करोगे तब तक जो है ये बात बनेगी नहीं। और आप लोग छात्रों को हैरेस कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी छात्रों को हैरेस कर रहे हैं। प्रेम जी, देखिए, विपक्ष को गोल पोस्ट चेंज करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि ये श्रेय लूटना चाह रहे थे, छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर सरकार पर गोली दागने वाले ये गोलीबारी की बात कर रहे हैं। भाई 1965 में गोलीबारी की थी तमिलनाडु के छात्रों पर, 1975 में गोलीबारी की गई थी बिहार के छात्रों पर, 1989 में गोलीबारी की गई थी गुजरात के छात्रों पर, 1990 में गोलीबारी की गई थी उत्तर प्रदेश के छात्रों पर। ये मुलायम सिंह यादव की सरकार थी 1990 में जब छात्रों पर गोलीबारी की गई थी। तो ये जो गोलियां छात्रों पर चलाते रहे हैं,
और 2008 में जम्मू एवं कश्मीर के छात्रों पर गोलीबारी की गई थी। तो गोलीबारी जो करते रहे हो वो आज बात कर रहे हैं पैलेट गन की। भाई आपने देखा कि किस तरह से, अशोक जी आपके पास तो सूची है, 250 हिस्ट्री शीटर जंतर मंतर के आंदोलन में छात्रों को के पीछे छिपकर शामिल हुए थे। 250 हिस्ट्री शीटर जो चिन्हित हुए हैं, और इन 250 हिस्ट्री शीटर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, छात्रों पर बिल्कुल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये सही बात है, छात्र जो वहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे उन पर दर्ज किए गए सारे मामले वापस होंगे, ये सरकार का संकल्प है। लेकिन जो उपद्रवी है, जिन्होंने 190 पुलिस कर्मियों को जख्मी कर दिया, उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? अपराधियों पर कार्रवाई, हाजी अफजल जो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ मकोका का अभियुक्त था, उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उसको छात्रों की जगह, छात्रों का लाभ उसको मिलना चाहिए क्या? तो बिल्कुल नहीं मिलने पाएगा। किसी भी छात्र के खिलाफ किसी भी हॉस्टल में किसी का डिटेंशन नहीं हुआ है। ये अफवाहें फैला रहे लोग, कोई डिटेंशन नहीं हुआ है, ना कोई फ्रेश एफआईआर हुई है। अब आरजेडी का कार्यकर्ता अगर आगजनी करेगा, टीएमसी का कार्यकर्ता आगजनी करेगा, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आगजनी करेगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता उपद्रव करेगा, तो छात्रों के नाम पर ऐसे हिंसक तत्वों को प्रश्रय दिया जाए क्या? यानी प्रेम जी आप कह रहे हैं, प्रेम जी आप कह रहे हैं कि किसी स्टूडेंट के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा और ना होगा, एफआईआर वापस ली जाएंगी जो स्टूडेंट्स के खिलाफ हैं, लेकिन उपद्रवियों को छोड़ा नहीं जाएगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं छोड़ा जा सकता उपद्रवियों को। छात्रों पर कार्रवाई बिल्कुल नहीं, ओके, लेकिन उपद्रवियों को माफी बिल्कुल नहीं। छात्रों के नाम पर जो है हिस्ट्री शीटर को जो है आप हिंसा फैलाने का अधिकार दे देंगे। ये चाहते हैं कांग्रेस के लोग। ओके, ये अराजक शक्तियों को, हिंसक शक्तियों को जी आप जो है खुली छूट दे देंगे पुलिस कर्मियों पर हमला करने का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इशू है। मैं चाहूंगा मेरे प्रोड्यूसर जो है, मैं डिस्कशन जारी रख रहा हूं, मेरे प्रोड्यूसर कुछ दृश्य दिखाएं, क्योंकि ये कहना कि ये सारे छात्र थे, मुझे लगता है कि और छात्र होंगे, लेकिन अगर कोई छात्र होने के साथ साथ उपद्रवी भी है, और अगर कोई हिस्ट्री शीटर है, मुझे नहीं पता वो स्टूडेंट है कि नहीं है, तो क्या उसके खिलाफ पुलिस को कुछ नहीं करना चाहिए? ये सवाल आज हमारे सामने इसलिए है क्योंकि अभी प्रेम जी ने कहा 2500। प्रेम जी ये संख्या एग्जैक्ट बता दूं, निखिल जी और पूजा जी भी सुन लें, 2873 हिस्ट्री शीटर अपराधी इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट में थे, शामिल थे। और जानते हैं ये 2873, आप ये वीडियोस बगल में आप देखते रहिएगा, मैं आपको वीडियोस दिखा रहा हूं क्योंकि ये प्रमाण है। अब कोई कहे कि किसी ने पीछे बस्ता टांग लिया तो वो स्टूडेंट है, ये देखिए, ये सीसीटीवी कैमरे जो लगे थे, उन सीसीटीवी कैमरों को ध्वस्त करा, और इसके बाद एक अगला वीडियो भी है जो पब्लिक की सेफ्टी के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उसको तोड़ करके लोग अपनी गाड़ियों में वो सीसीटीवी कैमरा उठा करके चुरा कर ले गए। अब जो सीसीटीवी कैमरे तोड़ रहे हैं, पुलिस वैन तोड़ रहे हैं, ये देखिए पुलिस वैन तोड़ते हुए, ठीक है, जो पत्थर मार रहे हैं, ये छात्र अगर हैं, क्योंकि इसलिए छात्र हैं क्योंकि इन्होंने अपना बस्ता पीछे लटका रखा है, और बस्ते में क्या था ये तो भगवान जाने। तो अगर ये छात्र हैं विपक्ष के लिए, तो फिर विपक्ष को ऐसे स्टूडेंट मुबारक हो। लेकिन मैं फिर से आंकड़ा बता दूं, 2873 क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग, एक मिनट भागिएगा नहीं, फैक्ट दे दूं उसके बाद आता हूं। 2873 ना, अब ये फैक्ट देने से आवाज बंद कर दीजिए क्योंकि इनको चुभेगा। आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, क्योंकि इनको परेशानी होगी, और वो परेशानी इसलिए होगी क्योंकि 2873 क्रिमिनल्स थे इस पूरे के पूरे प्रदर्शन में। और जानते हैं उनमें 101 ऐसे थे जिनके ऊपर हत्या के आरोप हैं, और हत्या नहीं बल्कि मल्टीपल हत्या के आरोप हैं। 101 इसमें ऐसे थे जिन्होंने हत्या की थी, 284 ऐसे लोग जिनके ऊपर डकैती और रॉबरी के आरोप, 92 ऐसे जिन्होंने महिलाओं और बच्चों से सेक्सुअली जो है उनका शोषण किया। सोचिए 92, और यह भी क्या छात्र कहकर इनको छोड़ देना चाहिए। और इस तरह से कुल मिलाकर देखें तो 2873 क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग इस मौके का फायदा उठाने के लिए अपराधियों के बीच में थे। और मैं एक और सवाल पूछता हूं, एक और मैं बात आपको याद दिलाता हूं,
जब सीजेपी के लोगों से यह पूछा गया, जब सीजेपी के नेताओं से पूछा गया कि भाई आपके यहां जो तोड़फोड़ करी, जिन्होंने पुलिस को पत्थर मारे, जिन्होंने पुलिस वैन तोड़ी, जिन्होंने सीसीटीवी कैमरे तोड़े, जिन्होंने उपद्रव किया, क्या उनके खिलाफ क्या? तो सीजेपी ने क्या कहा? उन्होंने कहा ये हमारे लोग नहीं है जी, ये तो बीजेपी और आरएसएस के लोग थे जो उसमें घुस आए थे और ये लोग गुंडागर्दी कर रहे थे। तो सवाल यह है कि अगर ये बीजेपी आरएसएस के लोग थे और पुलिस अगर इनको उठा रही है तो निखिल जैन और पूजा मिश्रा जी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? ये राहुल गांधी जी के और पवन खेड़ा के पेट में दर्द क्यों हो रहा है अगर पुलिस बीजेपी और आरएसएस के गुंडों को पकड़ रही है? जब तोड़फोड़ होगा तो वो बीजेपी आरएसएस के गुंडे हैं, जब उठाएंगे तब वो आपके कार्यकर्ता हो जाएंगे। मतलब गजब का डबल स्टैंडर्ड है, गजब का दोगलापन लेकर के इस देश में राजनीति हो रही है, गजब का दोगलापन लेकर राजनीति, और इनको शर्म भी नहीं आती है, शर्म भी नहीं आती है। 2873 अपराधियों का जिन्होंने महिलाओं के साथ सेक्सुअली हरेसमेंट किया, बच्चों के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट किया, आज उनको यहां बैठ करके आप बचाव कर रहे हैं उनका कि उनको हॉस्टल से पकड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इतना आप में इतना दम नहीं है कि कह सके कि एक एक अपराधी को उठाकर जेल में डाल देना चाहिए। बोलिए निखिल जैन, बोलिए बोलिए। अशोक जी, मैं अपने शुरुआती कथन में कहा ही था कि जिसने भी हिंसा करी है उन पर कार्रवाई करिए, जेल में डालिए, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरी इतनी सी मांग रहेगी कि प्रदर्शनकारी, आतंकवादी, हिस्ट्री शीटर, छात्र, जो मर्जी हो, हिंसा करी है तो जेल में डालो, लेकिन तो पुलिस ने जो हिंसा करी है फिर तकलीफ क्यों हो रही है जब पुलिस कार्रवाई कर रही है? तो नहीं, आपने एक मिनट आपने एक मिनट निखिल जैन, आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे जिनको पुलिस उठा लिया वो बड़े निर्दोष छात्र हैं? ये आप किस नतीजे पर पहुंचे? आपके पास कौन सा ऐप है, आपके पास कौन सा डिटेक्टर है जिससे आपने पकड़ लिया कि पुलिस गलत लोगों को उठा रही है? वो तो बीजेपी के गुंडे हैं, उठाने दीजिए, आप लोगों को तो ताली बजाना चाहिए। अशोक जी बोलने तो दीजिए। अगर पुलिस किसी को ये कह के उठाए कि आपने फिलाने पुलिस वाले का सर फोड़ा था, बहुत अच्छी बात है, करिए कार्रवाई। पुलिस लोगों को इसलिए उठा रही है कि आपने छात्रों को राजमा चावल भेज दिए थे स्विगी से, तो बढ़िया लोकतंत्र है। कहां से सुन लिया? और दूसरी बात ये आप सुनते नहीं है सारी बातें अशोक जी, आप खाली थोड़ी पुलिस का वर्जन सुनते हैं, पुलिस का वर्जन बता देते हैं। आपने राजमा चावल दिया इसलिए पुलिस उठा रही है। वो जुनैद को उठाया ना, जुनैद को उठाया, आप जुनैद हो या अमन हो या निखिल हो, जुनैद की बात कर रहे हैं। नहीं बोलिए ना, आप जो नाम लाते हैं ना, नाम जुनैद की बात कर रहे हैं, भी समझते हैं आप क्या कर रहे हैं। नहीं जुनैद की बात कर रहे हैं, नहीं एक कोई जुनैद या एक कोई राजमा चावल तो जुनैद खिला रहा था। जुनैद की बात जुनैद की कर रहे हैं तो मैं जुनैद का पूछ लेता हूं सवाल। अरे मैं प्रेम से भाई राजमा, आपने एक मिनट निखिल, एक मिनट सुनिए। निखिल जैन ने शुरू में क्या कहा? हॉस्टल से लोगों को उठाया जा रहा है। अब क्या कह रहे हैं कि राजमा चावल खिलाने वालों को। तो राजमा चावल ना तो जुनैद हॉस्टल में था, ना हॉस्टल वाले राजमा चावल खिला रहे थे। तो पहले तो निखिल जैन अपने आप को स्पष्ट कर लीजिए कि जिनको उठाया जा रहा है हॉस्टल से उठाया जा रहा है या फिर गाजियाबाद में राजमा चावल देने वालों को उठाया जा रहा है। पहले आप थोड़ा क्लियर हो जाइए उसके बाद। लेकिन आपने राजमा चावल कहा, आप नाम नहीं लेंगे, लेकिन मैं नाम लेके प्रेम शुक्ला से पूछूंगा, मैं पूछूंगा नाम लेकर कि जुनैद को क्यों उठाया जा रहा है। ओके रुकिए, मेरी बात को तो नहीं, मैंने बोला ही नहीं सर, आप एट्रीब्यूट कर रहे हैं। हॉस्टल से उठाने की बात मैंने पूजा जी ने करी, पहली बात। दूसरी बात, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन्होंने प्रोटेस्ट साइट पे राजमा चावल उठाया। मैं कह रहा हूं स्विगी जोमेटो जो ऑर्डर मैंने कराया तो एक मिनट, आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं ना कि हॉस्टल से किसी को नहीं उठाया जा रहा। मैंने कहा बोला, क्या अजीब आप फेरा खेल रहे हैं अशोक जी। आज मैंने कहा कि उन्होंने हॉस्टल से उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि स्विगी जोमेटो से जिसने डिलीवरी कराई उन्हें उठा रहे हैं। कि हॉस्टल से नहीं उठाया जा रहा, सिर्फ राजमा चावल खिलाने वालों को उठाया जा रहा। नहीं उठाया जा रहा। हाँ, मैंने कब कहा हॉस्टल से नहीं उठाया जा रहा? हॉस्टल से भी उठाया जा रहा। तो पूजा जी आप गलत बोल रही हैं, अपने आप को दुरुस्त कीजिए। आप जूनियर पार्टनर है कांग्रेस की, कांग्रेस को फॉलो कीजिए। बोलिए, ये तो हेरा फेरी का वो सीन हो गया। बोलिए चलिए दूसरा बैठे तो पहला बोलिए निखिल जैन बोलिए। ठीक है, थैंक यू अशोक जी। अच्छा, एक मैं छोटा सा सवाल रखना चाहता हूँ। ये 2873 का आंकड़ा आ कहां से रहा है? अगर ये दिल्ली पुलिस आंकड़ा दे रही है तो मैं सारे दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा, ये वही दिल्ली पुलिस है जिसको 20 जुलाई की सुबह से पहले ये नहीं पता लगा
कि दिल्ली की कैपिटल में 1 लाख ज्यादा लोग आ गए हैं जो 10,000 20,000 तैयारी करके बैठे हुए थे। वो निकम्मी नलायक नकारी पुलिस जिसने छात्रों पे बर्बरता करी, महिलाओं को लाठियां मारी प्राइवेट पार्ट्स पे, आज वो इतनी प्रिसाइज गिनती दे रही है कि 2,873 शीटर थे, 106 मर्डर अक्यूज थे, 204 रेप अक्यूज थे। उनकी बात मैं मानूं। वही दिल्ली पुलिस जिसने कहा था कोई पैलेट गन से हमने कोई पैलेट गन से वार नहीं करा है, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक 19 साल के युवक को दिखाया कि कैसे उसका पूरा शरीर छन्नी कर रखा है पैलेट गन से। वही पुलिस जो कह रहे हैं हमने कोई एक्सेसिव फोर्स नहीं हो रहा है, उसके बाद के कमांड में आने आ रहे हैं, पब्लिक स्टेटमेंट देती है, कहती है कि हाँ शायद एक्सेसिव फोर्स यूज हुआ है। अब मैं बात किसकी मानूं? किसी न्यायालय से, कमीशन से, जांच किसी से आई होती बात मैं मान लेता, दिल्ली पुलिस की बात मैं मानूं? 2,873 फिलाने लोग थे, दिमागी लोग थे, तुम्हें ये पता नहीं लगता कि लाख लोग आ रहे हैं? बिल्कुल। आपको दिल्ली, एक मिनट, आपको दिल्ली पुलिस की बात कतई मानने की जरूरत नहीं निखिल जैन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आपको बिल्कुल निखिल जैन को मानने की जरूरत नहीं है। जब पूरी कांग्रेस, पूरी विपक्ष ने सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस को झुठला दिया, भाई सर्जिकल स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, जब आपने भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं माना, आप लोगों ने तो पाकिस्तान ने जो कहा वो माना, तो फिर कोई हैरानी नहीं है आपके लिए दिल्ली पुलिस नहीं। आपके लिए अगर पाकिस्तान या कराची पुलिस या इस्लामाबाद पुलिस कोई बयान देती तो आप लोगों के लिए वो सत्य होता। दिल्ली पुलिस के बयान मत मानिए, दिल्ली पुलिस के बयान को, भाई दिल्ली पुलिस के बयान को मत मानिए, बिल्कुल ठीक है, दिल्ली पुलिस के बयान को मत मानिए। जिन लोगों ने सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे वो पुलिस से भी सबूत मांगे, बिल्कुल ठीक है। ओके ओके, चलिए मैं पूजा जी के पास जाता हूं, फिर प्रेम जी के पास आऊंगा। हो गया। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि भाई दिल्ली पुलिस के सबूत काफी नहीं है, ठीक है, दिल्ली पुलिस के सबूत काफी नहीं है, क्योंकि जो, फिर से कह रहा हूं, जो सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग सकते हैं वो उनके लिए दिल्ली पुलिस किस बात की चीज है? प्रेम जी जवाब दीजिए, फिर आ रहा हूं पूजा जी। प्रेम जी, भाई दिल्ली पुलिस का डेटा दे रही है, कैसे मान ले दिल्ली पुलिस का डेटा? दिल्ली पुलिस कौन सी ऑथेंटिक संस्था है? पैलेट गन चलाई, बाकी सब चीजें अत्याचार किया, तो कैसे मान ले भाई दिल्ली पुलिस का डेटा? अच्छा, दिल्ली पुलिस की माने तो निखिल जैन की मातृ संस्था आईएसआई को माने, आईएसआई को माना जाएगा, आईएसआई से पूछा जाएगा। हाँ, दिल्ली पुलिस जो आंकड़े देगी उसी को ऑथेंटिक माना जाएगा। ये आईएसआई के गुर्गों की बातों को थोड़े माना जाएगा कि आईएसआई गुर्गे आके कुछ भी कह जाएंगे, अफवाहें फैला जाएंगी, उसको मानेंगे। क्योंकि 400 हैंडल्स, बीच में मत बोलो, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, जरा शांति रखे, मैं तो आपका धैर्य क्यों टूट गया? आईएसआई जो है, चूंकि आपको अशोक जी भली बात पता है कि 400, अशोक जी हमें प्रेम जी की आवाज नहीं सुन रही। ओके, प्रेम जी एक मिनट, प्रेम जी वो इंटरवेन नहीं कर रहे, लेकिन शायद मेरे जो गेस्ट हैं दोनों, शायद पूजा जी और मैं अपनी टेक्निकल, अच्छा ओके, मैं अपनी टीम से अनुरोध कर रहा हूं भाई निखिल जी और पूजा जी को प्रेम जी की आवाज सुनाई दे, उसकी व्यवस्था कर दें ताकि प्रेम जी जो कह रहे हैं वो सुन सके। प्रेम जी बोलिए। देखिए, आपको अशोक जी भली बात पता है कि 400 ऐसे मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई हुए हैं जो पाकिस्तान में बैठकर जंतर मंतर में प्रोटेस्ट के नाम पर दंगा भड़काने के लिए सक्रिय थे। अब आप जो है दिल्ली पुलिस के जो अधिकृत आंकड़े हैं उन पर विश्वास मत कीजिए, तो विश्वास किस पे करें? पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों पर विश्वास करें। आप जो है अभी श्रीमान निखिल जैन यहाँ दुष्प्रचार कर रहे थे कि राजमा चावल भेजने वालों पे कार्रवाई हुई। मुझे प्रेम शुक्ला जी की बिल्कुल आवाज नहीं सुन रही है, अशोक जी की सुन रही है, गिरफ्तारी प्रेम जी की कुछ भी नहीं सुन रही है, जीरो एकदम। अरे तो आप एक मिनट, आप कर रहे हैं लेकिन कम से कम उनकी आवाज तो डाउन कर दीजिए, निखिल जी की आवाज डाउन कर दीजिए, उसके बाद आप ठीक करते रहिए प्लीज। जी राजमा चावल वाली बात है, जी बोलिए प्रेम जी। अशोक जी, राजमा चावल या स्विगी से या किसी अन्य जो है सर्विस प्रोवाइडर से किसी तरह की खाद्य सामग्री प्रोवाइड करने वाले किसके खिलाफ कार्रवाई हुई है? पुलिस ने किसको डिटेन किया या किसको गिरफ्तार किया है? एक मोहम्मद जुनैद नाम का आदमी है जिसके परिजनों का आरोप है कि उससे पुलिस ने पूछताछ की, उनकी भी कोई हिरासत में लिए जाने या गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है। अगर जो है कोई किसी पर संदेह हो तो पूछताछ करना भी अपराध हो गया। इस संवैधानिक लोकतंत्र में जहां पर 2800 से अधिक हिस्ट्री शीटर जो हैं
वो आतंकी अराजकता फैलाने पर आमादा हो, 190 पुलिस कर्मियों को जो है घायल कर दिए हो, वहां पर अगर किसी को संदेह हो जाए तो उससे पूछताछ करना अपराध हो जाएगा। ओके। माने अराजकता फैलाना जो है वो पुरस्कृत करने का कोई कृत्य माना जाए क्या? ठीक है कि अगर कोई पत्थर फेंके, कोई पुलिस पर हमला करे, कोई महिलाओं पर, अभी बार बार निखिल जैन ने कहा कि पुलिस ने प्राइवेट पार्ट पर हमला किया, इसका प्रमाण क्या है? हमें तो लगता है कि आपराधिक किस्म के जो नहीं पुलिस वालों प्रेम जी एक महिला पत्रकार प्रेम जी एक पुलिसकर्मी ऐसा करते हुए तस्वीरों में दिख रहे हैं और उस पुलिसकर्मी को हटा दिया गया। ये पूरा हम करेक्ट कर लेते हैं, लेकिन कार्रवाई होगी, देखिए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई भी इस तरह का कृत्य करते हुए पाया जाएगा वो दंड का पात्र होगा। लेकिन जो महिलाएं वहां पर गई थी पत्रकार, उन पर हमला करने वालों का क्या किया जाए? उन पर कार्रवाई न की जाए, उन पर से मुकदमे वापस ले लिए जाए। ये अपेक्षा है कि जो महिला पत्रकार पर जिन्होंने मोलेस्टिंग किया, हमला किया, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस न की जाए, ये अपेक्षा है। बिल्कुल, ये लोगों ने पीटा, ये वैलिड सवाल है, ये वैलिड सवाल है। देखिए, पुलिस के खिलाफ एक्शन हो, अगर किसी पुलिस वाले ने आरोप पूजा जी वो गलत किया है तो एक्शन हो, वो ज़रूरी है और एक्शन वो शुरू हो चुका है। बिहार से लेकर पटना से लेकर यहाँ तक एक्शन हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन सवाल ये भी होना चाहिए ना कि जो महिला पत्रकारों के साथ बदसलूकी कर रहे थे उनके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? उनके लिए कोई नहीं आवाज़ उठाएंगे। जो पत्रकारों की लिंचिंग चल रही थी उसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? क्या उसके लिए आपने किसी एक विपक्षी नेता को सुना? एक विपक्षी नेता को सुना जिसने कहा हो कि हाँ, महिला पत्रकार के साथ जिसके साथ अभद्रता हुई, 1 साल की मतलब बच्ची, एक महिला पत्रकार ऐसी जिसके घर में 1 साल की बच्ची है, पूजा जी आप उसको समझ सकेंगी? 1 साल की बच्ची है, उसको अगवा करने की कोशिश की है, वहां पर अगवा करने की कोशिश की है। एक महिला ने खुद आकर बताया कि उसको घेर लिया गया था और उसके शरीर के तमाम अंगों पर, मतलब मैं शर्म के कह नहीं सकता जो उसके साथ हुआ, जो उसने बताया। क्या उसके खिलाफ आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती? और अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो आप लोगों को तो ताली बजानी चाहिए और एक महिला होने के नाते पूजा मिश्रा को तो डिमांड करनी चाहिए कि भाई जिसने इस महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी की उसके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन हो। अशोक जी, हमारी सरकार बड़ी निकम्मी है, इतनी निकम्मी है कि पेपर लीक नहीं रोक पाती है, इतनी निकम्मी है कि छात्र जब प्रोटेस्ट पे जाते हैं उनसे संवाद नहीं बिठा पाती है, इतनी निकम्मी है कि जब प्रोटेस्ट चल रहा होता है तो पाकिस्तान की जो है एजेंसीज आकर के यहाँ काम करने लग जाती है, इतनी निकम्मी है कि पत्रकार का वहाँ पे मोलेस्ट हो जाता है, इतनी निकम्मी है कि अभी भी जो है आंकड़े दे रही है पर उनको पकड़ नहीं पा रही, इतनी निकम्मी है कि वहाँ पे रेपिस्ट टहल रहे थे जहाँ पर इतनी सिक्योरिटी फोर्स लगा रखी हुई थी। यही तो निकम्मेपन के अगेंस्ट में हम लड़ रहे हैं। हमने कब कहा कि जो अपराधी उनको ना गिरफ्तार किया जाए? अपराधी को जितना आंकड़े दे रहे सबको चुन चुन कर गिरफ्तार किया जाए। हमें बस आपत्ति है छात्रों को ना परेशान किया जाए, उनको जो है हरासमेंट ना किया जाए, उनको पढ़ने दिया जाए। ये आपके निकम्मेपन का हर्जाना वो ना भुगते। वैसे भी वो जो है लगभग इतना दिनों तक 21 छात्रों ने आत्महत्या कर ली, 30 से ज्यादा दिनों तक वो धरने पर बैठे रहे। ये सरकार के निकम्मेपन का ही तो हर्जाना भुगत रहे थे वो, और आप ही के निकम्मेपन का हर्जाना ये पत्रकार भी भुगते हैं। पत्रकारों का भी मोलेस्टेशन हुआ, वहां पे आपने पूरी पुलिस फोर्स लगा रखी हुई। अभी आपने बताया ना कि इतने रेपिस्ट, इतने मर्डर, इतने हिस्ट्री सीटर, तो वहां पहुंच कैसे गए? जब वो आज इस प्रोटेस्ट पे पहुंचते, भाई दिल्ली में तो धरना प्रदर्शन स्थल है जंतर मंतर, और कोई समस्या होगी, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं हम, वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे, कभी छात्र करेंगे, कभी पहलवान करेंगे, कभी किसान करेंगे, कभी महिलाएं करेंगी। तो हमारी सरकार इतनी निकम्मी है अशोक जी कि वहां पे उग्रवादी पहुंच जाएंगे, वहां पे पाकिस्तान की एजेंसीज पहुंच जाएंगी और इस निकम्मेपन पे बैठ करके ये बोलेंगे कि आपको लज्जा नहीं आती। अरे आपको लज्जा आनी चाहिए, चुल्लू पर पानी ढूंढिए, डूब मरिए। हमें इस बात से कतई आपत्ति नहीं है, हमें आपके निकम्मेपन से आपत्ति है। हमें इस बात से आपत्ति है कि पेपर लीक हुआ अशोक जी, चले ठीक है, आपने अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं ली। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने 23 जुलाई को क्या कहा कि ये उग्रवादियों का बी ग्रुप है जो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहा है। आपका क्या उसके प्रति रिएक्शन आ रहा है वो मैटर करता है, आप रिस्पॉन्स कैसे करते हो? सरकार ने रिस्पॉन्स बहुत गंदा किया और अभी भी बैठ करके आपने इतनी देर से कहा। बताइए आप किस विपक्षी नेता ने कहा कि रेपिस्टों को गिरफ्तार ना किया, जिसने मोलेस्ट के बहुत गंदा काम किया? चाहे पत्रकारिता ने अपना चाहे कितना भी जो है विश्वास खो दिया हो, ये उनके लिए भी सीख होगी कि आपने विश्वास नहीं नहीं पूजा जी एक मिनट पूजा जी, पूजा जी एक मिनट, किस विपक्षी नेता ने कहा
कि महिला पत्रकारों के साथ अभद्रता करने वालों को गिरफ्तार कीजिए? बताइए मुझे। एक विपक्षी ने, एक मिनट पूजा जी, एक मिनट पूजा जी, एक मिनट पूजा जी, एक मिनट पूजा जी, भागिए मत, एक मिनट, भागिए मत पूजा जी, एक नाम बताइए, एक नाम बताइए, मेरी आवाज डाउन मत कराइएगा और भागिएगा नहीं। एक नाम बताइए, एक नाम बताइए, बात करिएगा। आप बताइए किस विपक्षी नेता ने कहा? एक नाम बताइए, किस विपक्षी नेता ने कहा महिला पत्रकार के साथ अभद्रता करने वाले के खिलाफ कार्रवाई कीजिए? यहाँ पर ढकेंगे वो नहीं देखा जाएगा। सरकार का निकम्मापन है। अगर महिला के साथ में मोलेस्ट हो रहा है देश की राजधानी में, महिला पत्रकार के साथ में, सरकार का निकम्मापन है। नहीं, हो गया पूजा जी, हो गया। एक मिनट, बंद कर दीजिए, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से आपके नेताओं के मुंह पे जो कालिख लगी है वो साफ नहीं हो जाएगी। पूजा जी, मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूं और ठोक के पूछ रहा हूं, एक नेता बताइए जिसने कहा महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी हुई, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। किसी एक नेता ने कहा हो, वो तो आप यहां पर बोल गई क्योंकि मैंने आपको शर्मिंदा कर दिया। आप एक महिला है ना, आप एक महिला है, आपको शर्मिंदा कर दिया, मैंने आईना दिखा दिया, इसलिए आपने शर्म के मारे बोल दिया कि हाँ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पूजा मिश्रा ने अगर एक ट्वीट किया हो पत्रकारों के पक्ष में, अगर एक ट्वीट करा हो पूजा मिश्रा ने कि भाई महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी करने वाले के कल कार्रवाई हो, तो मुझे बताइए पूजा मिश्रा, डिबेट में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता। अरे मुझे यह बताइए, मैं फिर से पूछ रहा हूं, या आप महिला होकर के जिस तरह की भाषा वहां इस्तेमाल की जा रही थी, एक नेता ने बोला, ये कौन से छात्र हैं जो मां की बहन की गाली देते हैं? किसी एक नेता के मुंह से निकला ये बात? ये लोग ताली बजा रहे थे, मां बहन की गालियां सुनकर ये लोग ताली बजा रहे थे। और ये लोग अपने आप को नेता इस देश की जेनजी का ये लोग मालिक बनेंगे? मां बहनों की गालियां सुनकर ताली बजाने वाले, महिला पत्रकारों के साथ अपमान हो रहा है उसको लेकर ताली बजाने वाले, ये लोग अपने आप को जो है लोकतंत्र का वो रक्षक बता रहे हैं। लेकिन प्रेम जी, सवाल आपसे भी है, वो कह रही है भाई सरकार की नाकामी है। पूजा मिश्रा जी लगातार बोलने से सच जो है, झूठ जो है सच नहीं हो जाता। लगातार चिल्लाने रहने से, ऐसे हाव भाव करने से जो झूठ है वो सच नहीं हो जाता। एक ट्वीट दिखा दीजिए, एक बयान दिखा दीजिए आपके किसी नेता का जिसने कहा महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी हुई, इसको गिरफ्तार कीजिए। आप लोग ताली बजा रहे थे। प्रेम शुक्ला बोलिए। इनकी भावभंगिमाएं दिखाते रहिए पूजा जी की, आज इनकी पूजा जी की भावभंगिमाएं दिखाते रहिए। देश देखे कि महिलाओं का सवाल पूछने पर महिला पत्र प्रवक्ता सपा की क्या क्या भावभंगिमाएं, इनकी भावभंगिमाएं दिखाते रहिए। और बोलिए प्रेम शुक्ला जी, प्रेम जी बोलिए। एक तरफ तो श्रीमान निखिल जैन और सुश्री पूजा मिश्रा कह रहे हैं कि पुलिस बहुत बर्बर है, पुलिस ओवर एक्टिव है, पुलिस गोलियां चला रही है, पुलिस डंडे बरसा रही है, पुलिस पैलेट गन चला रही है। दूसरी तरफ कह रहे पुलिस निकम्मी है। ये कहना क्या चाहते हैं भाई? या तो पुलिस बर्बर है या तो पुलिस निकम्मी है। और अब पुलिस वालों पर 190 पुलिस वालों के सिर फूट जाए और वो लाठी भी ना चलाए, क्योंकि लाठियां तो उसने जो है सिर्फ राहुल गांधी की, अखिलेश यादव की रक्षा के लिए रखी हुई है। अपना आत्मरक्षा करने का तो उसको संवैधानिक अधिकार ही नहीं है। उसके स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर में है ही नहीं है कि जो पत्थर चलाए उस पर लाठी चला दो। ये स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर तो आज नया है ना, कि जो पत्थर मार रहा है उस पर लाठी चार्ज किया जाए। ये तो गोलियां चलाते थे, वो एसओपी था। ये गोली चला रहे थे, वो एसओपी था। मैंने बताया 65 पे गोली चलाई, 75 पे गोली चलाई, 89 पे गोली चलाई, 90 पे गोली चलाई, सिर्फ छात्रों पर। 250 किसानों को, जवाहरलाल नेहरू अंतरिम प्रधानमंत्री थे, बिहार में किसानों ने प्रदर्शन किया, 250 किसानों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। माफी मांगी कांग्रेस? नहीं, लेकिन प्रेम जी नहीं, प्रेम जी, मैं एक पत्रकार के तौर पर एक 10 सेकंड वगैरह आप पूछिएगा। मैं पत्रकार के तौर पर जिस घटना का स्वयं साक्षी रहा, 1994 गोवारी आदिवासियों ने महाराष्ट्र के नागपुर के विधानमंडल पर प्रदर्शन किया, लाठी चार्ज की भगदड़ मची, 114 गोवारी मारे गए। ना तो मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दिया, ना गृहमंत्री ने त्याग पत्र दिया। ये इनका काला इतिहास है। नहीं प्रेम जी सुनिए, उन्होंने जो है मंडल आयोग के सिफारिशों का विरोध करने वाले छात्रों पर गोली चलवाई। नहीं प्रेम जी देखिए, इतिहास है। प्रेम जी, किसी का इतिहास जो है
उस इतिहास के उसमें हम वर्तमान नहीं मेरा एक मिनट मेरा देखिए, इतिहास सबका जो इतिहास है, मैं उस इतिहास में आपने अपनी बात रखी, लेकिन इतिहास में जाकर के कि इसमें इन्होंने ये किया था, उसको हम आज से कंपैरिजन ना करें, मुझे लगता अच्छा है, क्योंकि इतिहास सबका है। वर्तमान बहुत बेहतरीन है। नहीं ठीक है, वो आपका प्रेम जी वो आपका अधिकार है ऐसा कहने का, दावा करने का, वो देश की जनता तय करेगी क्या है। लेकिन मैं एक ही बात कह रहा हूं। और देखिए क्या है ना, मैं फिर से कह रहा हूं, अभी जो है पत्रकारों की भी बात चली, सबका इतिहास अपना होता है, और पूजा जी की पार्टी का भी इतिहास है। एक पत्रकार को जो है नेताजी ने जिंदा जलाकर मार दिया था जब सपा की सरकार थी। मैं वो भी इतिहास में जा सकता हूँ, लेकिन नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं आज ही की बात करूँगा, और फिर से कह रहा हूँ, पूजा मिश्रा जी, एक आपकी पार्टी के नेता का बयान, आपकी महिला नेता का बयान, महिला पत्रकारों के साथ बदसलूकी, उनका शारीरिक शोषण करने, उनको अगवा करने की जो चीज़ें हुई, उसके खिलाफ आपकी पार्टी के नेता का एक बयान अगर हिम्मत है तो मुझे दिखा दीजिएगा। लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना, पर ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपको एक प्रदर्शन दिखाना चाहता हूँ। जरा वो प्रदर्शन चला दीजिए। आज कोलकाता के अंदर पत्रकारों ने जो पत्रकारों पर हमले, क्योंकि ये भी मॉडस ऑपरेंडी थी, ये जो पूरा प्रदर्शन हुआ ना, इस पूरे प्रदर्शन में एक और मॉडस ऑपरेंडी थी कि वहां पर जो अपराधी किस्म के लोग आ रहे हैं उनको बचाने के लिए पॉलिटिकल पार्टियों को, मैं इसके लिए स्टूडेंट्स को कतई दोष नहीं दे रहा हूं, क्योंकि वो तो पॉलिटिकल पार्टियों के कहीं ना कहीं जो है वो उनको पता नहीं था कि पॉलिटिकल पार्टियां उनके साथ क्या खेल कर रही हैं, तो मैं किसी स्टूडेंट को दोष नहीं देता। लेकिन ये जो मॉडस ऑपरेंडी थी बिहार में भी, कोलकाता में भी, देश भर में, कि वहां पत्रकारों पर हमले करो ताकि पत्रकार वहां से भाग जाएं और जो सही तस्वीरें हैं हिंसा की, अपराधियों की, वो तस्वीरें आप तक ना आए। लेकिन हुआ क्या, कोलकाता में पत्रकारों ने एक मार्च निकाला और कोलकाता में भी पत्रकारों पर हमला हुआ। वहां पर पत्रकारों ने बाकायदा आज एक मार्च निकाला, और मैं सैल्यूट करता हूं बंगाल के पत्रकारों को, कोलकाता के पत्रकारों को, क्योंकि हमारे दिल्ली के पत्रकार जो हैं, दिल्ली के पत्रकारों में, दिल्ली में एडिटर्स गिल्ड जैसी संस्थाएं हैं, दिल्ली में प्रेस क्लब जैसी संस्थाएं हैं, दिल्ली में महिला प्रेस क्लब जैसी संस्थाएं हैं, लेकिन महिलाओं के साथ जो बदसलूकी है उसको लेकर ना एडिटर्स गिल्ड की जबान खुली, ना प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की जबान खुली, ना महिला प्रेस क्लब को शर्म आई कि अपने साथियों की इज्जत पर जो डाका पड़ रहा था उसके खिलाफ आवाज उठा दें। तो दिल्ली में सब जो संस्थाएं सोती रहीं, शर्मनाक तरीके से सोती रहीं। लेकिन मैं बंगाल के पत्रकारों को सैल्यूट करता हूं, कम से कम उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई, उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाई कि वो पत्रकारों पर हमले के खिलाफ उन्होंने आवाज तो उठाई। लेकिन तो दिल्ली में शर्मनाक चुप्पी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
चलिए दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में हम चर्चा करें मांगे स्वीकार फिर भी संसद में क्यों तकरार जो है। जो सीजीपी प्रदर्शन की जो 3 अहम मांगे थी, तीनों मांगे सरकार ने मांग ली, स्वीकार कर ली, लेकिन उसके बावजूद संसद में गतिरोध बना हुआ है, हंगामा लगातार हो रहा है। सरकार की कोशिश थी कि आज एक नकल विरोधी कानून को, जो पहले से कानून है, उसको और स्ट्रांग बना दिया जाए ताकि कोई इस तरह की चीज़ें क्राइम करने की हिम्मत न करे। सरकार की मंशा थी, लेकिन विपक्ष ने आज भी हंगामा किया। अब सवाल यह है कि अगर विपक्ष का मुद्दा सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, परीक्षाओं में जो है लीकेज को रोकना है, तो फिर आज विपक्ष तैयार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि विपक्ष के पास अपनी राजनीति है और इस मुद्दे पर विपक्ष क्या कर रहा है वो देश देखे। लेकिन क्योंकि मेरे साथ 4 मेहमान हैं और मैं अगर अभी भी विपक्ष के पास जाऊंगा तो वो एक और राजनीतिक मुद्दा लाएंगे, लेकिन मैं इस मुख्य मुद्दे पर आना चाहता हूं क्योंकि सरकार ने 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं करने चाहिए। एक तो जो सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई नंदन नीलकणी की अध्यक्षता में, बहुत अच्छा कदम है, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन विपक्ष ने भले मन से या विपक्ष ने खुले मन से इसका भी अभी तक स्वागत नहीं किया है, ये जो हाई कमेटी कमेटी। दूसरा, ये जो सरकार जो नया कानून लाना जा रही है, इसमें बहुत सारी जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसमें 10 साल तक का कैद है, 10 करोड़ का जुर्माना है ऑर्गेनाइज क्राइम अगर होता है, पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल। तो मैं प्रोफेसर पवन चौरसिया, ये जो सरकार जो नया कानून लाने के लिए जो दिख रही है तैयार, और ये जो हाई पावर टास्क फोर्स बनाया गया है, क्या आपको लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट स्टेप हैं और क्या भविष्य में नकल रुक सके, नीट जैसी परीक्षाएं सुरक्षित हो सकें, उसको लेकर कोई आश्वासन देते हैं? क्योंकि ऐसे आश्वासन पहले भी मिले हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा मुद्दा है ये शिक्षा का मुद्दा है, और एक शिक्षक होने के नाते मैं जानता हूँ कि एक छात्र जब अपनी तैयारी करता है, एग्ज़ाम देता है, तो उसके मन में क्या बीतती है। ऐसे में अगर आप इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण करने जाएंगे तो मुझे लगता है कि आप किसी भी छात्र का कोई लाभ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि अगर एक आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद सरकार ने जो प्रोटेस्टिंग पार्टीज़ थी उनकी बात मानी, और आज जो संसद में बहुत महत्वपूर्ण बिल आना था और जिसको लेकर के मुझे लग रहा था कि देश में एक व्यापक चर्चा होगी, क्योंकि देश का नेतृत्व करती है संसद, और वो चर्चा होनी थी। पर दुर्भाग्य की बात है कि इसको लेकर के चर्चा के बजाय सिर्फ हंगामा हुआ। तो मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था और पूरे विषय को एक सकारात्मक रूप से देखना चाहिए था। इस पर चर्चा होनी चाहिए थी ताकि पता चले कि पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के क्या सोचता है। और सरकार जो ये बिल लेकर के आई, और उसके पहले आपने चूँकि हाई पावर टास्क फोर्स की चर्चा की, तो मैं मतलब मानता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि अगर सरकार समझ रही है कि ये जो मुद्दे हैं इसको कैसे निराकरण किया जाए, और जो हम टेक्नोलॉजी की तरफ देख रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक माइलस्टोन माना जाएगा इसको कि हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते हैं, और जिसको टास्क फोर्स के हेड नीलकणी जी को बनाया गया है। आपको पता है कि उनका पूरे विश्व भर में नाम है, किस तरह से उन्होंने इन्फोसिस जैसी कंपनी खड़ी की, और हमारे आधार कार्ड को लेकर के उनका एक काम है। तो मुझे लगता है इस हाई पावर टास्क फोर्स का सभी को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप देखिए कितने डाइवर्स तरह के लोग हैं। एक इसमें IB के फॉर्मर चीफ हैं, इसमें IIT मद्रास के डायरेक्टर हैं, और समाज के अलग अलग वर्गों के लोग हैं, ताकि और जिससे एक होलिस्टिक ओपिनियन मिल सके। जी मिल सके। और तो ये इस चीज़ को हमें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए था। पहला विषय ये है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो सरकार ने आज कानून में देख रहा था, तो 10 करोड़ का उसमें अगर ऑर्गेनाइज क्राइम होता है तो उसमें 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि 2 महीने के अंदर जो है उनको जांच करनी पड़ेगी पुलिस को, और 3 महीने के अंदर आपको इसका ट्रायल खत्म करना पड़ेगा। तो आप देखिए ये सरकार कितनी ज़्यादा गंभीर है, जो इस मुद्दे को बहुत टाइम बाउंड मैनर पे ख़त्म करना चाहती है, ताकि जो भी अपराधी हैं, जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम करना चाहते हैं इसको लेकर के, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा डिटरेंस के रूप में काम करेगा ये कानून। और अगर इस कानून को व्यापक रूप से लागू किया जाएगा, और इसमें मुझे लगता है कि केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, राज्य सरकार में आप देखिए कितने राज्यों में परीक्षा लीक हो रही है, जिसको लेकर के वो चर्चा उस लेवल पर चर्चा नहीं हो रही जो होनी चाहिए अपेक्षाकृत। तो अगर मुझे लगता है कि अगर सच में पूरा देश गंभीर है और पक्ष और विपक्ष इसको लेकर गंभीर है, तो इसको लेकर के आप हर राज्य की भी चर्चा कीजिए, और इस कानून का स्वागत किया जाना चाहिए। एक शिक्षक होने के नाते मैं बहुत खुश हूँ कि सरकार ने गंभीरता को समझा है और ऐसा कानून लेकर के आई है। और ये कानून मुझे लगता है अगर बहस होती है कल इस पर तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि संसद का काम मुझे लगता है कि व्यापक चर्चा और बहस करना है, ना कि हंगामा खड़ा कर देना। आप हंगामा खड़ा करके क्या पाना चाहते हो मुझे नहीं समझ में आता है। मैं जानना चाहूंगा निखिल जैन और पूजा जी, आप दोनों के पास आऊंगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली कानून तो बनाना पड़ेगा, उसके लिए चर्चा करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है इस आंदोलन के बाद देश में जो मोमेंटम है उसमें जो जेनजी है, जो स्टूडेंट है, वो सब इस चर्चा पर नजर बड़ा गड़ा के बैठेंगे।
वो सुनेंगे कि भाई क्या हो रहा है और उनकी भविष्य जो है सुरक्षित रहे, उस पर सरकार और विपक्ष क्या सोच रही है। आपको नहीं लगता कि इस पर एक सार्थक चर्चा संसद में हो, वो देश के लिए इस वक्त इंपॉर्टेंट इशू है? निखिल जैन। अशोक जी, मुझे बिल्कुल लगता है देश के लिए इम्पोर्टेंट विषय है, इस पे चर्चा होनी चाहिए, सार्थक चर्चा होनी चाहिए। लेकिन पहले जो ज्यादा बड़ा, ज्यादा अर्जेंट, ज्यादा प्राथमिक मुद्दा है पुलिस बर्बरता का और उसकी जवाबदेही का, पहले उस पर सरकार चर्चा कर ले। सरकार बोले कि हाँ, हम दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हटा रहे हैं, जिन भी पुलिस कर्मियों ने बर्बरता करी है, हिंसा करी है, उन पे कार्रवाई होगी और उन उग्रवादियों पे भी होगी जिन्होंने हिंसा करी प्रदर्शन के नाम पर। हिंसा ये नहीं कि किसी ने स्विगी पहुंचा दिया, पानी दे दिया, 10,000 रुपए दे दिए, 5,000 रुपए दे दिए, उनको उठा के हमने जेल में डाल दिया। जिन्होंने भी हिंसा करी है, पुलिसकर्मी हो, प्रदर्शनकारी हो, उस पे सरकार कार्रवाई करेगी। कोई दिक्कत करते हैं ना, शाब्दिक हिंसा जिन्होंने की, क्या आपको लगता है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बड़ा मैं एक मौजूद सवाल पूछ रहा हूं, मैं जरा ये भी देखता हूं आप लोगों का मत क्या है। शाब्दिक हिंसा जो होती है, क्या उसको आप लगता है कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए? अशोक जी, हम एक लोकतंत्र में रहते हैं। मुझे बहुत सारे नारे, बहुत सारे प्रदर्शनों में जो लगाए जाते हैं सही नहीं लगते, चाहे वो मोदी जी के खिलाफ हो या राहुल जी के खिलाफ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को मैं एक गलत या अभद्र भाषा यूज करने के लिए जेल डाल। निखिल जी, मैंने नारों की बात नहीं करी, मैंने नारों की कतई बात नहीं करी। मैंने सुनिए, एक मिनट सुनिए, मैंने माँ बहनों की गालियों की बात करी। मैंने कोई एक महिला जो एक विदेश एक दुनिया के किसी और देश की, वहां पर एक ऐसी महिला जो वहां पर दरअसल जो है चुनाव जीत करके वहां की प्रधानमंत्री बनी है, वो वुमेन एम्पावरमेंट का प्रतीक है। और एक ऐसी महिला जो आज दुनिया में भी नहीं है, एक गरीब महिला जो दुनिया में नहीं है, उसने पूरा जीवन जो है गरीबी में, उन महिलाओं को गालियां देना, मैं नारों की, पॉलिटिकल नारों की, वो राजनीति में नहीं है, तो क्या उनके खिलाफ जो शाब्दिक हिंसा हुई, क्या उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए? अशोक जी, महिलाओं को किसी ने भी गाली दी है तो वो निंदनीय है, गलत है, उसकी निंदा करी जानी चाहिए। पर अगर आप कहेंगे कि किसी ने गाली दे दी तो मैं उसे जेल में डाल दूं, ये बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर और यही करना पड़ा तो बीजेपी के सारे साथ जेल में मिलेंगे। मैं जेल की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कानूनी कार्रवाई की बात कर रहा हूं। मैं कानूनी कार्रवाई को अदालत तय करे, मैं कानूनी कार्रवाई जॉर्जिया मेलोनी आके क्या क्रिमिनल डेफेमेशन कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या कानूनी कार्रवाई, आप बताइए। हाँ, कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं? चलिए पूजा जी को भी जरा कानूनी कार्रवाई। ओके, बहुत अच्छा, गालियों पे कानूनी कार्रवाई करें तो बीजेपी तो सारी जेल में मिलेगी आपको। आपका वर्जन क्लियर है। देखिए वर्जन क्या है कि भाई अब पेपर लीक बाद में बात होती रहेगी। अब पहले जो है दिल्ली पुलिस का कमिश्नर को हटा दो, पहले जो है पुलिस बर्बरता पे बात कर लो। रुकिए, हो गया समय चिल्ला नहीं। सुनिए, आपने अपना स्पष्ट मत किया, मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बोलूंगा जो आपने नहीं कही। तो पहले आप दिल्ली पुलिस को हटा दीजिए, पेपर लीक वगैरह का कानून बनता रहेगा भाई, उसकी क्या जल्दी है, वो बनता रहेगा, क्या दिक्कत है? तो दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि भाई उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करो। गाली वाली तो चलती रहती है भाई, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? मैंने तो ये नहीं कहा अशोक जी, ये तो मैंने नहीं कहा, मैंने तो निंदा करी है। मैंने तो गालियों की निंदा करी। तो आप क्या चाहते हैं कि गाली देने के लिए जेल डाला जाए? बंद कर दीजिए, मुझे उलझना नहीं है, मुझे उलझना नहीं है, बंद कीजिए। मुझे सिर्फ दिखाना है देश को, देश तय करे। मैं सिर्फ इनका मत जो है मैं देश के सामने रख रहा हूं, बाकी देश तय करे। मुझे किसी से उलझना नहीं है। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं, प्रेम जी को याद होगा और बाकी तो सब मेरे से छोटे ही हैं, इसलिए उनको नहीं पता होगा। 90 के दशक में जब बोफोर्स में घोटाला हुआ था, तब देश भर में नारा लगा था, गली गली में चोर है राजीव गांधी, गली गली में शोर है राजीव गांधी चोर है, गली गली में शोर है राजीव गांधी चोर है। 90 के दशक में, और 90 के दशक में जब ये नारा लगा था तो बहुत सारे लोगों को ये खराब लगा था कि देश के प्रधानमंत्री को चोर कहा जा रहा है। इस तरह के नारे नहीं लगने चाहिए। देश के बड़े बड़े पत्रकारों ने, बुद्धिजीवियों ने कहा ये नारा सही नहीं है। ये नारा हालांकि कांग्रेस से ही निकले, राजीव गांधी के सहयोगी वीपी सिंह ने दिया था, किसी और ने नहीं दिया था, कांग्रेस के ही अपने राजीव गांधी के सहयोगी ने दिया, लेकिन फिर भी लोगों ने इसका विरोध किया था। 1990 का वो दौर है, और 1990 क्यों, उसके 10-15 साल तक, मैं बार बार कहता हूं, हम लोग जब कॉलेज में थे ना पूजा जी, माँ बहनों की गाली सुन करके ना हम लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते थे कि या तो मैं रहूंगा या ये रहेगा, इसने माँ की गाली कैसे दे दी। आज आप लोग माँ बहनों की गालियों को, जिसमें महिला का अपमान होता है, उसको आप न्यू नॉर्मल बना रहे हो, ये कहकर कि नहीं कोई बात नहीं, गाली तो दी है।
पूजा जी, आपको भी लगता है ऐसे सड़कों पर माँ बहन की गाली, कैमरे के सामने माँ बहन की गाली, इन सब लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इनकी अभिव्यक्ति का अधिकार है? बोलिए पूजा जी। जी, एज अ मिलेनियल्स कभी कभी मुझे लगता है कि मैं शायद मिलेनियल से नहीं आती हूँ और पुराने से आती हूँ, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आता। हम लोग 25 तारीख को प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत ह्यूज प्रोटेस्ट किया होता हम लोगों ने इलाहाबाद में, और कुछ नारे मैंने खुद सुने जो मुझे लगे कि नहीं, ये तो नहीं बोला जा सकता है, इससे आपत्ति होती है और होनी भी चाहिए। पर अशोक जी ये बात सही कह रहे हैं कि आप न्यू नॉर्मल हो रखा हो जो प्रोटेस्ट से निकल करके वो ये यहाँ की नहीं, मुझे कई बार लगता है कि इस जनरेशन ही है, दिस जनरेशन डजंट हैव एनी फिल्टर, दे से व्हाटएवर दे फील लाइक टॉकिंग, और वो बोल देते हैं वही चीज को। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं या तो समाज बदल रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, या तो ये नो कल्चर। हालांकि हमने जो है गृह मंत्री महोदय जो को भी देखा था कि उन्होंने जो है उनसे मुंह में फ्लो में सदन में गाली निकल गई थी। मुझे ये भी लगा कि कैसे निकल गई, हम लोग कितना भी डिबेट करें, कितना भी अग्रेसिव हो जाए, हमारा टंग स्लिप नहीं होता है कहीं पे भी रहे हम, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हमारी एक टंग स्लिप हो गई वो रिकॉर्ड हो गया, और अगर आप सदन में तब तो और हो जाती है। और जो अभी न्यू जनरेशन आ रखी हुई है, कभी कभी लगता है कि ये यहाँ पर बहुत ये वर्क करने की जरूरत है कि ये न्यू नॉर्मल जो बन चुका हुआ है, गालियां देना, फ्रेंडशिप में देना, पहले मुझे बहुत शॉकिंग लगता था इनिशियली कि ये क्या होता है कि आप दोस्त को गाली दे करके बुला रहे हैं, बट ऐसा लगता है कि अब ये हो सकता है कि जनरेशन का न्यू नॉर्मल हो रखा हुआ है। पर अगर वो बहुत एक्सट्रीम जा रहा है और कोई जैसे कि मेरे ऊपर कोई टिप्पणी कर रहा है, मुझे परेशानी, मैं एफआईआर दर्ज करती हूँ तो उसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। पर इसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि जो वहाँ पे प्रोटेस्टर थे, जो छात्र थे जिन्होंने न्यू नॉर्मल बना रखा हुआ है, वो तो बहुत सारी चीजें कर रहे थे कि वो कोई मीम बना रहे, कुछ बना रहे जिसमें उनका हमें भी आइडिया नहीं है। अब मुझे पता चला कि अभी ये इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, तो आप अगर उनको, मुझे नहीं लगता कि उसको अपराध में लेकर के जाना पड़ेगा। ये न्यू जनरेशन के लोग पता है क्या चीजें होती है। देखिए ऐसा है कि मैं देखिए ओके समय कम है, प्रेम जी रिस्पॉन्ड करेंगे, पर उससे पहले एक मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ। देखिए न्यू नॉर्मल है नहीं, और ये मुझे भी नहीं लगता कि जेनजी में ये बड़ा कॉमन है। मैं आज भी कई जेनजी बच्चों के साथ बैठा था, मैंने उनको वो वीडियो दिखाकर पूछा कि क्या ये भाषा आप लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं? उन्होंने कहा नहीं, हम लोग ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करते। उनकी भाषा जो होती है वो बड़ी अजीब सी होती है जेनजी की, वो ठीक है, उनकी भाषा हम नहीं समझ सकते, मीम बनाने में, पोस्टर बनाने में, नारे लगाने में कोई नहीं, बड़े क्रिएटिव तरीके से ये लोग बनाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं, लेकिन उसमें माँ बहनों की गालियाँ, और ये जो मैंने पूछा तो मुझे तो किसी बच्चे ने नहीं कहा कि ये जो है ये हमारी भाषा है। और मेरे घर में भी, या मेरे घर में भी जो जेनजी है, मेरे अपने परिवार में, मैंने अपने परिवार की जेनजी के बीच ऐसी भाषा नहीं सुनी। तो जिन लोगों को लगता है कि ये न्यू नॉर्मल है, जिन लोगों को लगता है जेनजी ऐसे, मुझे लगता है कि उनको अपने घरों में क्या इस तरह की गालियां सुनने की आदत है, या आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि ये जेनजी की भाषा है। माँ बहन की गाली देकर, अपने घर में अपनी माँ को माँ की गाली देकर, अपने पिता को बहन की गाली देकर निकल जाओ, अगर ये न्यू नॉर्मल है तो मुझे लगता है कि हम इसको न्यू नॉर्मल जो बना रहे हैं ना, उनको उनके लिए बहुत शर्मनाक है। प्रेम जी, आप भी पत्रकार रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग गाली देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या इस तरह की चीज़ों को हम न्यू नॉर्मल बना दें? देखिए, पिछले दशक में जो है श्रीमती सोनिया गांधी का किसी ने कार्टून मध्य प्रदेश में बना दिया, उसकी कांग्रेसियों ने हत्या कर दी थी। ममता बनर्जी का कार्टून बनाया था, कार्टूनिस्ट जेल चला गया था। 2011 में कार्टूनिस्ट जो है उसने डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार का कार्टून बना दिया था, वो जेल चला गया था। तो ये तो कार्टून बनाने पर जेल भेज देते थे। हम तो मीम और कार्टून का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, हमको गालियां देने का भी अधिकार दे दीजिए। अरे जेनजी हमारे घर में भी रहती भाई, मेरे बच्चे भी जेनजी हैं, मेरे भतीजे भी जेनजी हैं, हमारे परिवार में भी जेनजी की फौज है, लेकिन जेनजी गालियां नहीं देती है। ये जेनजी गालियां देती है, और जेनजी सिर्फ गालियां देना ही जानती है। ये नया शोध है निखिल जैन जी का, और निखिल जैन जी का ये शोध जो है अब किस तरह से, कहां, किस लेवल तक डिफेंड करने पर आमादा है लोग, आप समझ सकते हैं। गालियां वहां जेनजी नहीं दे रही थी, गालियां वहां अराजक शक्ति दे रही थी। हिंसा वहां जेनजी नहीं कर रही थी, हिंसा वहां अराजक शक्तियां कर रहे थे। वहां गुंडे आए थे, हिस्ट्री शीटर आए थे, वो गालियां दे रहे थे। उसको जेनजी के नाम पे ना फाड़े, जेनजी के नाम पे बिल फाड़ने का कोई औचित्य नहीं है। जेनजी गालीबाज है, जेनजी हिंसक है, जेनजी पत्थरबाज है। ये आरोप जेनजी पर लगाना ये गलत है। ओके प्रेम जी, ये आरोप जेनजी पर लगाना गलत है। मैं फिर से कह रहा हूं, ना तो
सामान्य जनजी इस तरह की माँ बहनों की गालियां देती है, ना सामान्य जनजी और जो स्टूडेंट हैं वो हिंसा कर सकते हैं। बड़ा साफ है, उनकी डिमांड थी, उनके जेन्युइन कंसर्न थे, उसके लिए उन्होंने प्रदर्शन किया, सरकार ने उनकी मांगे मानी, यहाँ तक स्वागत है। लेकिन इसके बाद सवाल ये है कि अगर इन स्टूडेंट्स की आड़ में कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग अपना हाथ साफ कर रहे थे तो उनको चिन्हित करके, उनको ढूंढ के, फिर चाहे वो हॉस्टल में हो, चाहे वो गाजियाबाद में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो किसी घर में हो, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के घर में हो, किसी राजनीतिक दफ्तर में हो, उनको उठाया जाना चाहिए और एक ऐसी नज़ीर पेश करनी चाहिए कि आज के बाद कभी स्टूडेंट्स के नाम पर कोई ऐसी हिमाकत ना कर सके। लेकिन उम्मीद करेंगे कल संसद में बहस हो, डिबेट हो, देश सुनना चाहेगा, देखना चाहेगा और एक कड़ा कानून पारित हो। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। आज कल आपसे मुलाकात होगी, फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।